नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने वित्त वर्ष 2023-2024 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नियमों को अधिसूचित किया। दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस या टोही उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। आर्कटिक का प्लास्टिक संकट, पेट्रो रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और देशज भूमि को विषाक्त खतरा, रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण का लोप हुआ है। आपको बता दें कि यह लोप 2001 से 2023 के दौरान वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर में 6% की कमी के बराबर है। वृक्ष आवरण के तहत वह अनुमानित क्षेत्र शामिल होता है जिसमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्ष होते हैं। साथ ही ये वृक्ष दस्तावेजों में दर्ज वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट से अलग होते हैं। इसके विपरीत वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर के तहत वह क्षेत्र शामिल होता है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होता है। साथ ही इसमें वृक्ष वितान घनत्व 10% या उससे अधिक होता है। आइए अब सबसे पहले इस रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2001 से 2023 के बीच देश के कुल वृक्ष आवरण लोप में 5 राज्यों का 60% योगदान रहा है। ये राज्य हैं असम और उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। इसके साथ ही 2001 से 2022 के बीच 89.9 मिलियन टन का नेट कार्बन सिंक दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप का 76% भूभाग वृक्षारोपण क्षेत्र के अधीन है, जो भारत में सर्वाधिक है। चलिए अब वृक्ष आवरण में कमी के लिए उत्तरदायी कारकों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। वनों की कटाई की वजह से 2001 से 2022 के बीच वृक्ष आवरण में 3.3% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। इससे जंगलों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे भी वनों में पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। गौरतलब है कि GFW के अनुसार 2001 से 2022 के बीच जंगलों में आग लगने से वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी ओडिशा में दर्ज की गई है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान है। वृक्ष आवरण बढ़ाने के लिए भारत की पहलों के बारे में बात करें, इसके लिए हरित भारत मिशन शुरू किया गया है। इसके उद्देश्य हैं वन या वृक्ष आवरण में 5 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि करना तथा अतिरिक्त 5 मिलियन हेक्टेयर वन या गैर वन भूमि पर वन या वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ाने के लिए नगर वन योजना शुरू की गई है। चलिए अब ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच यानी GFW के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी WRI ने 1997 में GFW की स्थापना की थी। GFW एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह वनों की निगरानी के लिए डेटा और साधन उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर वनों में कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस संबंध में रियल टाइम आधार पर जानकारी उपलब्ध कराता है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड्स ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ SRH एंड राइट्स शीर्षक से जारी की गई है। आपको बता दें कि महिलाओं के लैंगिक और जनन स्वास्थ्य अधिकार सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स SRHR में शामिल हैं यातना से मुक्ति का अधिकार, स्वास्थ्य, निजता, शिक्षा व जीवन का अधिकार तथा भेदभाव की रोकथाम का अधिकार।
खबर में आगे बढ़ने से पहले संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह लैंगिक और जनन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह वैश्विक स्तर पर लैंगिक और पुनर्जनन स्वास्थ्य से संबंधित कई सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। इन सेवाओं में शामिल हैं स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, व्यापक लैंगिक शिक्षा आदि। इसके कार्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी ECOSOC द्वारा तय किए गए हैं। चलिए अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। भारत की जनसंख्या लगभग 144.17 करोड़ है। इस तरह भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद 142.5 करोड़ की आबादी वाले चीन का दूसरा स्थान है। भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। भारत की 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की है। इसके बाद 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग की 26% की हिस्सेदारी है। भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। कुल प्रजनन दर यानी TFR की बात करें तो यह महिला के प्रजनन काल में पूरी अवधि के दौरान उससे जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है। भारत में पुरुषों और महिलाओं के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्रमशः 71 वर्ष और 74 वर्ष अनुमानित है। 2006 से 2023 के बीच भारत में बाल विवाह की दर 23% थी। दिव्यांग महिलाओं को सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना अधिक जेंडर आधारित हिंसा का सामना करना पड़ता है। 30 वर्षों यानी 1994 से लेकर 2024 के दौरान लैंगिक और जनन स्वास्थ्य यानी SRH में हुई प्रगति में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले समुदायों की अनदेखी की गई है। खबर के अंत में लैंगिक और जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में जानते हैं। भारत में शुरू की गई पहलों की बात करें, जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, सरोगेसी संशोधन नियम 2024 लागू किए गए हैं आदि। और विश्व की बात करें तो 1994 में काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास कार्यक्रम सम्मेलन आयोजित किया गया था। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 लॉन्च किया गया है आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों यानी APAs पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें कि अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता यानी एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट्स कार्यक्रम 2012 में आरंभ हुआ था। इसकी शुरुआत के बाद से वित्त वर्ष 2023-2024 में अब तक के सर्वाधिक APA समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गौरतलब है कि 125 APA में 86 एक पक्षीय और 39 द्विपक्षीय APA शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि APA कर प्राधिकरण और किसी भी व्यक्ति के बीच एक समझौता है। यह अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संबंध में अग्रिम रूप से आर्म्स लेंथ प्राइस निर्धारित करता है या आर्म्स लेंथ प्राइस के निर्धारण के तरीके या दोनों को निर्दिष्ट करता है। आर्म्स लेंथ प्राइस ऐसे सौदे को व्यक्त करता है जिसमें शामिल पक्षकार एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। चलिए अब APA की मुख्य विशेषताएं क्या है ये जान लेते हैं। इस पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत हस्ताक्षर किए जाते हैं। यह एक प्रकार का स्वैच्छिक समझौता होता है। समझौते की अवधि की बात करें तो यह अधिकतम 5 आगामी वर्ष के लिए होता है। इसे 5 वर्षों की समाप्ति के बाद आगे 4 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आइए अब APA के प्रकार जान लेते हैं। इनमें से पहला है एक पक्षीय। इसमें केवल करदाता और उस देश का कर प्राधिकरण शामिल होता है जहां करदाता निवास करता है। दूसरा है द्विपक्षीय। इसमें करदाताओं, मेजबान देश के कर प्रशासन और एक विदेशी कर प्रशासन को शामिल किया जाता है। और अंत में है बहुपक्षीय। इसमें करदाता, मेजबान देश के कर प्रशासन और एक से अधिक विदेशी कर प्रशासन शामिल होते हैं। इसके मुख्य लाभ की बात करें तो यह ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद को हल करने के लिए दोहरे कराधान बचाव समझौते यानी DTAA तंत्र का पूरक है। इसके साथ ही यह विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय उद्यमों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। चलिए अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अनुसार स्थापित
एक वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका कार्य प्रत्यक्ष करों के आकलन और संग्रहण से संबंधित नीतियां बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI नियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नियम 2024 नाम से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन यानी नॉन डेब्ट इंस्ट्रूमेंट नियम 2019 में संशोधन किए हैं। केंद्र सरकार ने नए नियम विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत अधिसूचित किए हैं। भारत में FDI को भारत सरकार द्वारा घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और फेमा 1999 के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाता है। संशोधित FDI नीति के तहत स्वचालित और सरकारी दोनों मार्गों से अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी गई है। यह FDI नीति भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 की रणनीति के अनुरूप है। इससे पहले उपग्रहों की स्थापना और संचालन में केवल सरकारी मंजूरी से ही FDI की अनुमति दी गई थी। नए मुख्य संशोधनों की बात करें तो उपग्रह विनिर्माण और संचालन, उपग्रह डेटा उत्पाद, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट जैसी गतिविधियों में 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसमें से 74% तक FDI स्वचालित मार्ग से तथा इससे अधिक के FDI के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। प्रक्षेपण यान और इससे संबंधित सिस्टम या सब सिस्टम, अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और वापस प्राप्त करने के लिए स्पेस पोर्ट का निर्माण जैसी गतिविधियों में भी 100% FDI की अनुमति दी गई है। इसमें से 49% तक FDI स्वचालित मार्ग से तथा इससे अधिक FDI के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। अंत में उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों एवं सिस्टम और सब सिस्टम का विनिर्माण करने संबंधी गतिविधियों के लिए स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दी गई है। अब जानते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI की आवश्यकता क्यों है। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र की भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे FDI आने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। दक्षिण कोरिया ने अपना दूसरा सैन्य जासूस या टोही उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। आपको बता दें कि यह उपग्रह SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह सिंथेटिक एपर्चर रेडार से लैस है। इस क्षमता से युक्त उपग्रह खराब मौसम में भी तस्वीरें ले सकता है। चलिए अब जासूस या टोही उपग्रह के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस तरह के उपग्रह अन्य देशों की सैन्य गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यह या तो संचार उपग्रह या भूप्रेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह हो सकता है। ऐसा उपग्रह जब किसी देश के ऊपर से गुजरता है तब उस समय रेडियो और रडार ट्रांसमिशन को कैच कर सकता है, वह रिकॉर्ड कर सकता है। जासूस उपग्रह के मुख्य प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। इनमें से पहला है ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट। इनमें लाइट सेंसर्स लगे होते हैं। ये सेंसर्स जमीन पर मिसाइल लॉन्चिंग लोकेशंस और हथियारों का पता लगा सकते हैं। अगला है रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये उपग्रह बादल छाए रहने पर भी रडार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके अंतरिक्ष से पृथ्वी का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। और तीसरा है सिग्नल इंटेलिजेंस या फेरेड सैटेलाइट। ये रेडियो और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को कैच करते हैं। विश्व के कई देशों ने टोही उपग्रह लॉन्च किए हैं। इनमें शामिल है संयुक्त राज्य अमेरिका का कीहोल सीरीज, चीन का याओगान सीरीज, रूस का परसोना सीरीज। भारत के रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2 यानी RISAT-2 को भारत का टोही उपग्रह माना जाता है। यह सिंथेटिक अपर्चर रेडार से लैस है। आइए अब टोही उपग्रहों से जुड़ी चिंताओं के बारे में जान लेते हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष के सैन्यीकरण को बढ़ावा देते हैं। ऐसे उपग्रह देशों के बीच अविश्वास को बढ़ाते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ता अविश्वास इसका एक उदाहरण है। इसके साथ ही इनका इस्तेमाल दोहरे उपयोग वाली तकनीक के रूप में किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि ये उपग्रह वाणिज्यिक के साथ साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयोग किए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रहों को हथियारों से लैस करके इनसे पृथ्वी पर किसी लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह ये कक्षीय हथियार यानी ऑर्बिटल वेपन के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा चीन का टोही उपग्रह भारत के बारे में महत्वपूर्ण सैन्य जानकारी एकत्र कर सकता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। आर्कटिक का प्लास्टिक संकट, पेट्रो रसायन उद्योग से स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और देशज भूमि को विषाक्त खतरा रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स यानी ASAT और इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क यानी IPEN ने जारी की है। IPEN एक वैश्विक नेटवर्क है। इसका लक्ष्य विषाक्तता मुक्त भविष्य के लिए एक वैश्विक आंदोलन तैयार करना है। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पेट्रो रसायन उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। इससे आर्कटिक प्रदूषित हो रहा है। इसमें तेल रिसाव, खतरनाक पदार्थों को निर्मुक्त करना आदि शामिल है। इसके अलावा दुनिया भर से निर्मुक्त होने वाले प्लास्टिक और विषाक्त रसायन आर्कटिक में जमा हो रहे हैं। इससे आर्कटिक एक हेमोस्फेरिक सिंक बनता जा रहा है। इन विषाक्त कणों को ग्लोबल डिस्टिलेशन या ग्रासहोपर इफेक्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से वायु और समुद्री धाराओं द्वारा निम्न अक्षांशों से आर्कटिक क्षेत्र में ले जाया जाता है। विषाक्त रसायन आर्कटिक के पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए पॉलीएरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कैंसर व हृदय रोग तथा बिस्फेनोल से मोटापा और कैंसर होने का खतरा रहता है। आर्कटिक के तेजी से गर्म होने से यहाँ के देशज समुदाय का विस्थापन हो रहा है। यहाँ अलेऊत, यूपिक, इनुइट जैसे देशज लोगों की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ गई है। चलिए अब रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में जानते हैं। जीवाश्म ईंधन और पेट्रो रसायन उद्योगों को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी समाप्त की जानी चाहिए। विषाक्त रसायनों और प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के लिए लुइसविले चार्टर फॉर सेफर केमिकल्स अपनाया जाना चाहिए। जस्ट ट्रांजिशन फ्रेमवर्क के सिद्धांतों का नीति निर्माण में उपयोग करना चाहिए। दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों यानी परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रावधानों को मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही उनका कठोर कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए। कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को अपनाया जाना चाहिए। खबर के अंत में आर्कटिक क्षेत्र के लिए की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है आर्कटिक परिषद। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर आर्कटिक देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। इसके सदस्यों में कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र खुला सागर संधि यानी हाई सीज ट्रीटी। इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। और तीसरा है भारत की आर्कटिक नीति। इसका उद्देश्य आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के भारत की जलवायु व ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को समझना है। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं धीरन चिन्नामले। आपको बता दें 17 अप्रैल को देश भर में धीरन चिन्नामले की जयंती मनाई गई। धीरन चिन्नामले का जन्म वर्तमान तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम तीर्थगिरी था। वे गुरिल्ला युद्ध की सभी कलाओं में निपुण थे। वे एक पलायकारर यानी पॉलीगर और सरदार थे। वे कोंगुनाडु क्षेत्र के शासक थे और अंग्रेजों ने उन्हें तमिलनाडु के संकागिरी किले में फांसी दी थी। इनके प्रमुख योगदान की बात करें तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की थी। साथ ही चित्वेश्वरम, मंडवल्ली और श्रीरंगपट्टनम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम धीरन चिन्नामले जी से साहस, नेतृत्व व देशभक्ति जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। नागोर्नो काराबाग क्षेत्र से रूसी शांति सैनिक वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। अजरबैजान ने इस विवादित क्षेत्र को आर्मेनियाई अलगाववादियों से वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इसी वजह से शांति सैनिक लौट रहे हैं। विशेषज्ञ उम्मीद कर रहे हैं कि बिटकॉइन हेल्विंग की घटना जल्द ही होगी। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI ने कई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में ड्रग्स जब्त किए हैं। ये ड्रग्स कंबाइंड मरीन फोर्सेस CMF के तहत बहुराष्ट्रीय संयुक्त टास्क फोर्स 150 के भाग के रूप में जब्त किए गए हैं। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन स्पेस भारतीय नौसेना के लिए सोनार सिस्टम का एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्थापित किया है।
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने ईरान के खिलाफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया। जीपीएस एक उपग्रह समूह है। यह प्रणाली दुनिया भर में अत्यधिक सटीक अवस्थिति, नेविगेशन और समय का मापन करती है। इसका स्वामित्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। हालिया अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिक हबल टेंशन को समझाने के लिए एक नए मॉडल की खोज कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले वैज्ञानिक लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर या लैम्डा सीडियम मॉडल से इसे समझाने में विफल रहे हैं। लैम्डा सीडियम ब्रह्मांड की विविध विशेषताओं की व्याख्या करता है। इसमें बिग बैंग का अवशेष, विकिरण आदि शामिल हैं। केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।